हाय फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैं बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास लेकर आया हूं। इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कराने वाला हूं। और आप लोग को बता दें इसमें कि हम लोग जो पिछले क्लास में देख पा रहे थे स्मृति स्तर देखे हुए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं बोध स्तर। ठीक है, उनके बाद चिंतन स्तर। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे, डिटेल्स में देखने वाले। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास इसे शेयर कीजिए, है ना, मित्रों के पास इसे पहुंचाइए। ठीक है, ताकि वो भी लाभान्वित हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य लिखिए, सुझाव दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध स्तर का शिक्षण अधिगम। ठीक है, क्या कहता है सो देखिए, बौद्ध स्तर का शिक्षण अधिगम। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग लेवल ही देख रहे हैं, समझ गए, लेवल ही देख रहे हैं, उसमें आपका बोध स्तर देख रहे हैं। तो कहता क्या है कि बोध स्तर का शिक्षण अधिगम स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम की तुलना में अधिक उच्च मानसिक धरातल पर संपन्न किया जाता है। कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में जो स्मृति लेवल होता है, स्मृति लेवल देखे थे, और जो इससे पहले जो स्मृति लेवल होता है, पहले आपका स्मृति लेवल, फिर बोध स्तर, फिर आपका चिंतन स्तर। ठीक है, तो स्मृति स्तर में हम लोग जो देखे थे उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के, है ना, आपका बोध स्तर होता है। समझ गए? तो आप लोग को बोध स्तर में देखने वाले हैं कि थोड़ा सा इसका उठता है आपका मानसिक लेवल। ठीक है, चलिए, कहता है कि तथ्यों को रटने की अपेक्षा यहाँ उन्हें पर्याप्त सूझबूझ द्वारा भली भांति समझने, ठीक है, क्या है, सूझबूझ द्वारा भली भांति समझने तथा उनका व्यवहारिक रूप से उपयोग करने की, व्यवहारिक रूप से क्या है, उपयोग करने की क्षमता विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, क्षमता विकसित करने पर क्या है, विशेष बल दिया जाता है। यहाँ बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग और उन्हें विकसित करने के लिए सभी समुचित अवसर उपलब्ध होते हैं। क्या है, सभी समुचित अवसर क्या है, उपलब्ध होते हैं। बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम की विशेषताएं अब देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कि हम लोग, आप इसमें देख सकते हैं कि बौद्ध स्तर क्या कैसे हुआ। ठीक है, किसे कहते हैं, हम लोग इसका पहले देखें कि जो स्मृति स्तर होता है उससे थोड़ा ऊपर हट के होता है। इसमें आपका बौद्ध स्तर में जो स्टूडेंट है समझ बूझ कर, है ना, आपका समझ बूझ होना उसका स्टार्ट होता है, समझने लगता है ना, और उसका व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है ना, और सब आपका मतलब विकसित होने लगता है, अपने आप कुछ करने लगता है, कुछ कुछ करने लगता है। ठीक है, चलिए अब इनकी इसी पॉइंट का बौद्ध स्तर का हम लोग देखने वाले विशेषता। तो मुख्य उद्देश्य, पहला विशेषता, मुख्य उद्देश्य क्या, कि बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य तथ्यों और नियमों आदि के संबंध में इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना है कि छात्रों में उनके संबंध में पर्याप्त समझ विकसित हो। ठीक है, क्या है कि इसको इस तरह से ज्ञान प्रदान करना है, ठीक है, देना है ज्ञान, ताकि छात्रों में उनके संबंध में, है ना, छात्रों में उनके संबंध में पर्याप्त समझ विकसित हो। ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक सब्जेक्ट से आप पढ़ाएं, है ना, उस संबंध में अच्छा से अच्छा उसका दिमाग पकड़ पाए। ठीक है, उसका मानसिकता मजबूत हो जाए और वे इनका उपयोग करने में सक्षम बन सके। और अगर उनको कभी ऐसा आवश्यकता पड़े, है ना, या जहाँ पर उसको लगेगा कि हाँ इनका उपयोग करना चाहिए, बात करना चाहिए, इस संबंध में बताना चाहिए। ठीक है, वो क्यों टेस्ट क्यों ना हो, परीक्षा ही क्यों ना हो, ठीक है, या कहीं आपका सामाजिक रूपरेखा में ही क्यों ना हो, तो वैसे स्थिति में जो है अगर उनको लगे तो वो अपना बात को रख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो सीखे हुए, सिखाए हुए, ज्ञान प्रदान किए हुए, है ना, बातों को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड क्या है, कहता है सेकंड में कि विषय वस्तु की प्रकृति, ठीक है, विषय वस्तु की प्रकृति और उसका प्रस्तुतिकरण। तो बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम की पाठ्य सामग्री काफ़ी नियोजित एवं व्यवस्थित होती है, जो कुछ उनके द्वारा, ठीक है, कुछ उनके द्वारा सीखा
सीखा जाए वह अर्थपूर्ण हो। समझ गए? मतलब जो सिखलाया जाता है, जो सीखता है, उसमें कुछ मीनिंग हो। समझ गए? अर्थ हो। समझ गए? तो ये है आप लोग को समझने की बात है। थर्ड आप लोग को कहता है कि अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका की बात की जाए तो देखिए कि बौद्ध स्तर का शिक्षण अधिगम, वैसे तो अध्यापक नियंत्रित और अध्यापक प्रदत्त होता है, परंतु इसमें अध्यापक की भूमिका उस तरह से निरकुशवादी नहीं होती जैसा कि स्मृति स्तर पर होती है। समझ गए? इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका बौद्ध स्तर का जो शिक्षण अधिगम है, ठीक है, जिसमें आपका अध्यापक नियंत्रण तो करता है, फिर भी अध्यापक जो है ना, प्रदत्त होता है, परंतु इसमें ऐसा भी नहीं है कि अध्यापक की भूमिका पूरा नीरस है ना, जैसे हम लोग स्मृति स्तर में देखे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बताया जाए कि इसमें स्टूडेंट भी प्रतिक्रिया देता है, स्टूडेंट का भी हस्तक्षेप रहता है। चलिए, चौथा क्या है कि अधिगमकर्ता की भूमिका। समझ गए? क्या है अधिगमकर्ता की भूमिका? तो अधिगमकर्ता की भूमिका में है कि स्मृति स्तर की भांति यहाँ विद्यार्थियों मूर्ख दर्शक और निष्क्रिय श्रोता नहीं रह सकता। ठीक है, क्या है आपका निष्क्रिय श्रोता नहीं रह सकता। कहाँ पर? आपका बौद्ध स्तर में, स्मृति स्तर की जैसे। समझ गए? तो यहाँ पर मुख्य दर्शक नहीं बना रहेगा और निष्क्रिय नहीं बने रहेगा। कौन? स्टूडेंट, लर्नर, सीखने वाला। ठीक है, समझ में तथा सूझबूझ विकसित करनी होती है। समझ गए? इस लेवल में अधिगमकर्ता की भूमिका हुआ। अब हम लोग पांचवा है कि अभिप्रेरणा की प्रकृति, जो हम लोग कल भी देखे थे। तो चलिए आगे देखते हैं कि यह यहाँ भी अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य ही होता है, परंतु यहाँ विद्यार्थियों जो कुछ भी सीखते हैं उसकी सार्थकता तथा उपयोग का ज्ञान उन्हें रहता है। ठीक है, क्या है? उपयोग का ज्ञान उन्हें रहता है। और 6 है आप लोग का प्रयुक्त विधियाँ। ठीक है, प्रयुक्त विधियाँ में क्या है कि इसमें ऐसी विधियाँ तथा प्रविधि उपयोग में, ठीक है, लाई जाती है और जिनके द्वारा विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों को जानने, समझने तथा उन्हें प्रयोग में लाने की क्षमता विकसित होती है ना। ये सब आपका क्या है? क्षमता उन पर आ जाता है बौद्ध स्तर में। इस प्रकार की शिक्षण, ठीक है, इस प्रकार की शिक्षण अधिगम विद्यार्थियों के रूप में आगमन, निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण विधि तथा व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि तथा व्याख्या युक्त प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो आप लोग को यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस शिक्षण अधिगम में कौन कौन सा विधि का उपयोग किया जा सकता है बौद्ध स्तर में? तो आगमन, निगमन विधि, नोट कीजिएगा, विश्लेषण, संश्लेषण विधि, उनके बाद व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, उनके बाद व्याख्या युक्त प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, 7th है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कक्षागत, ठीक है, वातावरण, मतलब कक्षा का वातावरण कैसे होनी चाहिए। तो इसमें नीरस और बोझिल नहीं रहता। कक्षा का वातावरण जैसे हम लोग स्मृति स्तर में देखे थे, नीरस और बोझिल होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को सक्रिय रहने के कुछ अवसर उपलब्ध होते हैं। क्या? सक्रिय होने के कुछ अवसर प्राप्त होते हैं, पूरा तो नहीं पर कुछ होता है, रहते हैं। वे अपनी जिज्ञासावश प्रश्न पूछने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वो प्रश्न इस स्तर में पूछ सकते हैं तथा विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए उसे अधिक स्पष्ट करने तथा पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए भी अपने अध्यापक से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। समझ गए? मतलब परमिशन लेना होगा आपके टीचर से। चलिए, तो ये हुआ आप लोग को 7th। अब देखिए 8 में क्या कहता है कि परीक्षण की प्रकृति।
यहाँ स्मृति स्तर जैसे मूल्यांकन नहीं किया जाता। यहाँ पर वे विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं तथा सिद्धांतों को कितना समझ पाए हैं, उनमें कितनी सूझबूझ विकसित हुई है, किस सीमा तक विभेदीकरण, सामान्य निष्कर्ष निकालने और विश्लेषण करने तथा सामान्यकृत नियमों के आधार पर नवीन। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बता दें कि परीक्षण किस आधार पर किया जाना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए विभेदीकरण, सामान्य निष्कर्ष निकालने के आधार पर, है ना, विश्लेषण के आधार पर, सामान्यकृत नियमों के आधार पर। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग परीक्षण आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परीक्षण की प्रकृति के बाद। बोध स्तर के शिक्षण अधिगम के गुण दोष। ठीक है, हम लोग देखे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोध स्तर के शिक्षण अधिगम के गुण दोष। पहला है कि विद्यार्थी, ठीक है, जो कुछ भी सीखते हैं वह अस्थायी और प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है। क्या? अस्थायी और प्रभावपूर्ण। ठीक है। दूसरी बात, इसे अधिक समय तक याद रखा जा सकता है। क्या है? याद रखने की जो क्षमता है अधिक है, टाइमिंग अधिक है। समझ गए? उनके बाद तथ्यों और सिद्धांतों को पूरी तरह समझकर ही ग्रहण करने पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। ठीक है। और उनके बाद अगला पॉइंट है कि यहाँ भी स्मृति स्तर के शिक्षण की तरह अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है, आंतरिक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? बाह्य होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। और इसके बाहर कार्य करने की कोई स्वतंत्रता अध्यापक एवं विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती। समझ गए? ये है। चलिए अब आप लोग को बता दें चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम। ठीक है, हम लोग अगला लेवल में आ गए, है ना। विमर्शी आपका चिंतन स्तर में आ गया। ठीक है, विमर्शी स्तर या चिंतन स्तर कहा जाता है। तो स्मृति और बौद्ध स्तर की तुलना में, ठीक है, जितना चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम विचारयुक्त माना जाता है, सही अर्थों में शिक्षण अधिगम का यह सर्वोच्च स्तर है। कौन सा है? शिक्षण अधिगम का सर्वोच्च स्तर है, मतलब सबसे हाई लेवल का, जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मानसिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से काफ़ी उच्च मानसिक धरातल पर संपन्न की जाती है। और इस स्तर का शिक्षण अधिगम जो है चिंतन प्रधान होता है। ठीक है, इसी स्तर में आप लोग चिंतन करते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है मुख्य उद्देश्य। ठीक है, मुख्य उद्देश्य में क्या लिया गया है? चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से मनन और मौलिक चिंतन करने के लिए योग्य बनाना है। ठीक है, टीचर बनाएगा, ताकि वे ग्रहण किए हुए तथ्यों एवं निष्कर्षों का सार्थक और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कर सके और एवं अपने प्रयासों से नवीन सृजन, अन्वेषण तथा समस्या समाधान करने के योग बन सके। ठीक है, कहने का मतलब जो समस्या हो इस तरह से, और मतलब अपने से सुलझा सके। ठीक है, इस पर ध्यान देना। सेकंड है कि विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो चिंतन स्तर में के शिक्षण अधिगम में पाठ्य वस्तु पूर्ण नियोजित और संगठित नहीं होती है। ठीक है, इस स्तर के शिक्षण अधिगम को समस्या मूलक, ठीक है, तथा समस्या केंद्रित कहा जा सकता है। क्या आपका? समस्या मूलक तथा समस्या केंद्रित कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आप चलते हैं। अध्यापक की भूमिका। ठीक है, अध्यापक की भूमिका की बात की जाए तो चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में अध्यापक का स्थान क्या आता है? गौण होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौण की स्थिति में, और शिक्षार्थी का प्रधान और अध्यापक को मात्र एक अच्छे परामर्शदाता, ठीक है, सलाहकार जैसा की भूमिका निभाते हैं।
और छात्रों को मौलिक और सृजनात्मक चिंतन के लिए खुले छोड़ देना चाहिए। इस स्तर में छात्र को, ठीक है, चिंतन के लिए खुले छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मौलिक और सृजनात्मक चिंतन के लिए। समझ गए। इस प्रकार अध्यापक को यहाँ विशेष रूप से परिश्रमी, ठीक है, सहनशील, उनके बाद प्रगतिशील तथा जनतांत्रिक उदार विचार वाला बनना पड़ता है। समझ गए। ये सब आप लोग को देखने को मिलता है। अब फोर्थ है कि अधिगमकर्ता की भूमिका। ठीक है, क्या है कि अधिगमकर्ता की भूमिका है। इसमें विद्यार्थियों को बहुत अधिक, ठीक है, सक्रिय और सजग रहना पड़ता है। ठीक है, कहता है कि बहुत अधिक सक्रिय और सजग रहना पड़ता है और इस स्तर का शिक्षण अधिगम पूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। समस्याएं विद्यार्थियों के द्वारा उठाई जाती है और उनके समाधान के लिए प्रयत्न भी उन्हें ही करने पड़ते हैं। समझ गए। अभिप्रेरणा की प्रकृति की बात आप करते हैं तो चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य ना होकर आंतरिक होता है। समझ गए। यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक होता है। कौन सा स्तर में, चिंतन स्तर में। विद्यार्थियों के सामने कोई ना कोई समस्या होती ही है। ठीक है, समस्या होता ही है और कुछ जानने की जिज्ञासा होती है और स्वयं नवीन तथ्यों की खोज करनी होती है, खुद का करता है और समस्याओं के समाधान का मार्ग खोजना पड़ता है। समझ गए। ठीक है, और इस तरह से जो भी समस्या स्टूडेंट के पास, विद्यार्थी के पास, छात्र के पास आता है उससे स्वयं ही उसका समाधान खोजता है, खोजना पड़ता है, देर ही सही पर उन्हें ही ढूंढना पड़ता है। ये भी एक आपका विशेषता है। समझ गए। छठा विशेषता, प्रयुक्त विधियाँ। अब विधियाँ की बात की जाए, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित है ना, समस्या केंद्रित तथा अनुसंधान प्रेरित होता है। ठीक है, अनुसंधान प्रेरित होता है, याद रखिएगा। इसलिए विश्लेषण विधि और फिर अनुसंधान विधि और उनके बाद पूछताछ विधि तथा समस्या समाधान विधि आदि को इस स्तर के शिक्षण अधिगम में प्रमुख स्थान दिया जाता है। ठीक है, दिया गया है। अब आप लोग बता दें कक्षागत वातावरण। ठीक है, कक्षागत वातावरण के अंतर्गत हम लोग आप देखेंगे, ठीक है, कि चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में कक्षा का वातावरण काफ़ी सजग, सजीव और सौहार्दपूर्ण रहता है। ठीक है, यहाँ कक्षा के वातावरण में घुटन ना होकर पूरी स्वतंत्रता होती है ताकि विद्यार्थियों में मौलिकता और सृजनात्मक का अच्छे ढंग से विकास हो सके। 8 कहता है कि परीक्षण की प्रकृति। ठीक है, परीक्षण की प्रकृति की बात की जाए तो इस संबंध में बात करेंगे कि चिंतन स्तर के शिक्षण, ठीक है, अधिगम के मूल्यांकन के लिए इस प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है कि इस दृष्टि से यहाँ निबंधनात्मक, ठीक है, प्रश्नों और खुले उत्तर वाले प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब उनके बाद इसमें भी आपके कुछ गुण दोष हैं। ठीक है, चिंतन स्तर के गुण दोष पाए जाते हैं और इसमें भी 2 गुण हैं, 2 दोष हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि आपका बौद्धिक प्रतिभा तथा मानसिक शक्तियों के उचित विकास में इस स्तर की शिक्षण अधिगम बहुत सहायक सिद्ध होता है। क्या आपका उच्च स्तर के लिए, है ना, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। यहाँ शिक्षण अधिगम सेकेंड है। यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित होती है। क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित। तो आप लोग को पूछे कि चिंतन स्तर कौन सा होता है ना, विद्यार्थी केंद्रित होता है। आप लोग को बता दें कि शिक्षण अधिगम कार्य अधिक विचार युक्त होता है। समझ गए। ये आप लोग का दोष था, गुण था। अब इनका देखिए दोष। ठीक है, दोष में क्या है कि छोटी कक्षाओं तथा छोटे बालकों के लिए इस स्तर का शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं है। तो बात तो सही है, तो ये तो बड़े के लिए है। ठीक है, इसलिए ये दोष है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ये जो दोष है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम में
यह खतरा सदैव बना रहता है कि कहीं विद्यार्थी उन्मुक्त वातावरण में अपने मार्ग से भटक ना जाए। तो बात तो हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो भटक भी सकते हैं, समझ गए। और इनका इस तरह से ये दोस्त था। तो चिंतन स्तर हम लोग का कंप्लीट होता है। अब बता दें कि इस संबंध में, है ना, अर्थशास्त्रियों ने, ठीक है, अपना अपना तर्क देते हैं। और जैसे हम लोग पहले के क्लास में देखे थे कि जॉन ड्यूबी, ठीक है, कहता क्या है कि शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। ये इनका परिभाषा है। उसी तरह से जॉन लॉक का है। सब नोट करने योग्य बातें हैं, याद करने योग्य बातें हैं। पौधे के लिए कृषि विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अब अगला विद्वान की ओर चलते हैं और वो रियांस क्या कहते हैं, सो देखिए। रियांस कहते हैं कि दूसरे को सिखाने और दिशा निर्देश देने और निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, ठीक है। उसके बाद गेज विद्वान है, कहते हैं क्या है कि शिक्षण सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरों के व्यवहार में क्या है, परिवर्तन लाता है, समझ गए। अब अगला है B.O. स्मिथ। ये क्या कहता है कि अधिगम को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया ही आपका शिक्षण है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। रूसो, ठीक है, रूसो आपको है एमिल का प्रतिपादन करते हैं, फ्रोबेल खेल विधि का प्रतिपादन करते हैं, और उनके बाद है आपका किल्पैट्रिक आपका प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं। और इसमें प्रोजेक्ट मेथड में करके सीखने की बात कहा गया। तो इस तरह से हम लोग इतने सारे विद्वान का थॉट देखे, विचार देखे, ठीक है। इन सबको आप लोग समझना चाहिए, जानना चाहिए और नोट भी करना चाहिए, याद रखना भी चाहिए। इस तरह से आप लोग का कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे आप लोग को न्यू वीडियो तुरंत लेके आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों के पास इसे शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।